हेलो बच्चों, मैं दीपेन सिंह आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे स्टडी हम में स्वागत करता हूं। ठीक है, तो ये जो बच्चे ये जो क्लास है वो क्लास 12th के बच्चों के लिए है। जैसा कि आपको थंबनेल में दिख भी रहा होगा, क्लास 12th के बच्चों के लिए फिजिक्स के लेक्चर है। आपने लेक्चर फर्स्ट पढ़ लिया था, ये सेकेंड लेक्चर है। इसमें आप लोग को पढ़ने को मिलेगा जो परावैद्युतांक होता है उसकी परिभाषा या विशिष्ट परावैद्युतांक की। ठीक है, कूलाम के नियम का सदिश निरूपण जो इस चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर आप कूलाम के नियमों की तुलना पढ़ेंगे इस चैप्टर में। कूलाम के नियमों की तुलना के बाद आपने पढ़ने को मिलेगा वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना के बारे में पढ़ने को मिलेगा। कूलाम के नियम का महत्व पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, और कूलाम के नियम की सीमाएं पढ़ने को मिलेंगी। ठीक, तो सबसे पहले आपको मिलेगा पढ़ने को क्या, परावैद्युतांक तथा विशिष्ट परावैद्युतांक तथा विशिष्ट परावैद्युतांक। परावैद्युता, तो पहली हेडिंग है परावैद्युतांक। या विशिष्ट परावैद्युता। थ्योरी आपको साइड में दिख रही है, थ्योरी आपको वहां से नोट करना है। अब देखो समझो, परावैद्युतांक जो होता है इसको के से डिनोट करते हैं। थ्योरी आपको समझना यहाँ से, के बराबर होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अगर बात करें एप्सिलॉन की, तो एप्सिलॉन क्या है, माध्यम की वैद्युतशीलता। एप्सिलॉन क्या है, माध्यम की वैद्युतशीलता। और एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये है निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की वैद्युतशीलता। तो माध्यम की वैद्युतशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को क्या कहते हैं, माध्यम का परावैद्युतांक अथवा विशिष्ट परावैद्युता कहते हैं। फिर समझिए इसको, इसी फार्मूले से आपको समझना है कि क्या होता है। निर्वात की वैद्युतशीलता माध्यम की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन तथा निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट के अनुपात को, अपॉन का मतलब अनुपात को उस माध्यम का परावैद्युतांक अथवा विशिष्ट परावैद्युता कहते हैं। ठीक है, थ्योरी आपको साइड से नोट करना है जितनी लिखी है। उस थ्योरी को नोट करने के बाद आपको ये नोट कर लेना है। ठीक है बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगली जो हेडिंग है वह है कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो समझेंगे बच्चों कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप क्या होता है। देखो, माना इसको पूरा का पूरा, आपको उधर थ्योरी नहीं है तो इस पूरा का पूरा आपको यहीं से नोट करना है। देखो, माना हमने Q1 Q2 क्या है, दो आवेश हैं। ठीक, ये Q1 और Q2 दो आवेश आपको दिख रहे हैं। ये हो गया Q1, ये हो गया Q2। ये दो आवेश हो गए और जिनके बीच की जो दूरी है वो स्मॉल r मीटर है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई इसकी r मीटर दूरी। लिखेंगे कैसे, इतना सबसे पहले लिखेंगे, माना Q1 व Q2 दो स्थिर बिंदु आवेश हैं जिनके बीच की दूरी स्मॉल r मीटर है। ये स्मॉल r बना हुआ। अब देखो, जो Q1 होगा वो Q2 पे जो बल लगाएगा वो किस प्रकार लगाएगा, वो इधर बल लगाएगा। ये क्या हो गया, आवेश 2 पर बल किसके कारण, आवेश 1 के कारण। जिस पर लगाते हैं उसको पहले, जिसके कारण उस पर बल। दिशा क्या होगी, ये इस पर बल लगा रहा है, दोनों सेम है तो ये क्या करेगा, इसको प्रतिकर्षित करेगा, तो इधर की ओर धक्का देगा। Q2 के कारण Q1 पर अगर बल की बात करें तो F1 पर बल आवेश 2 के कारण, इसकी डायरेक्शन ये होगी, इधर डायरेक्शन हो जाएगी ये। ठीक है, वेक्टर है, सदिश रूप लिख रहे हैं तो इसलिए वेक्टर लगा दिया ऊपर। मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट होंगे। अब देखो, अगर बात करें इनके विस्थापन की, ठीक है, कि विस्थापन सदिश की, क्योंकि आपको चाहिए जब सदिश में लिखना है तो दूरी भी किस में लेंगे, सदिश में। और सदूरी का मतलब क्या, सदिश रूप होता है विस्थापन।
तो Q1 का Q2 के सापेक्ष, Q1 का Q2 के सापेक्ष जो विस्थापन सदिश होगा वो क्या होगा, अंतिम पॉइंट, अंतिम बिंदु क्या है, विस्थापन में लेते हैं अंतिम बिंदु और माइनस प्रारंभिक बिंदु, ये हो गया। ऐसे लेंगे वह तथा Q2 का Q1 के सापेक्ष विस्थापन सदिश R1 माइनस R2, ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आई। जब इसके कारण इसका लेंगे तब क्या होगा, इसकी बिंदु की दूरी इसको R1 पॉइंट मान लिया, इसको R2 मान लिया, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो R1 माइनस R2 हो गया। अब देखो इनका निकालेंगे, यदि इनका क्या करें तथा इनके परिमाण लें, वह इनके परिमाण, इन सदिशों के परिमाण, इनकी जो परिमाण होंगे वो हो जाएगा मॉड R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर व तथा मॉड R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर। होंगे यहाँ। ठीक है बच्चों, ये यहाँ तक समझ में आया। इसके बाद देखिए क्या करेंगे, Q1 के कारण Q2 पर आरोपित बल निकालेंगे। Q1 के कारण Q2 पर आरोपित बल, इस पर बल निकालेंगे F12, सॉरी 2 पर कह रहा है ना, Q1 के कारण Q2 पर, तो F2 पर, जिस पर उसको पहले और जिसके कारण उसको बाद में। फार्मूला आपने पढ़ा है क्या होता है, ये तो भी नॉर्मल निकालना है, सदिश रूप नहीं है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कूलाम का नियम पीछे बताया है, पहला लेक्चर जिसने नहीं देखा है सबसे पहले पहला लेक्चर देखें। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो R के लिए इसका स्थिति सदिश क्या आया था पहले का, R2 माइनस R1। ये इसका क्या कह रहा है कि स्क्वायर लेना है, क्योंकि परिमाण लेना है, तो क्या होगा इसका मॉड। इसका वेक्टर रूप लेंगे, वेक्टर मतलब सदिश रूप, F21, तो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन मॉड R2 का स्क्वायर, सॉरी R2 वेक्टर में R1 वेक्टर में पूरे का स्क्वायर, और यहाँ इसी का हो जाएगा इसका कैप। कैप क्या है, एकांक सदिश है, फर्स्ट ईयर में आपने पढ़ा होगा एकांक सदिश। एकांक सदिश क्या होता है, जैसे ए कैप का मान जो होता है वो होता है वेक्टर ए अपॉन मॉड वेक्टर है, समझे। तो ये हो जाएगा बेटा F21 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन मॉड में R2 का वेक्टर माइनस R1 का वेक्टर का होल स्क्वायर, इसकी जगह रखेंगे R2 माइनस R1 वेक्टर और अपॉन में इसका मॉड। ये हो गया, इसकी 2 घात इसकी 1 घात 3 घात हो गई, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन 2 घात इसकी 1 घात इसकी घात कितनी हो गई 3, तो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर इतने का होल क्यूब और इनटू में R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ये हो गया। इसके बाद बात करें क्या कि अब ये तो हो गया Q1 के कारण Q2 पर, अब निकालेंगे क्या Q2 के कारण Q1 पर। Q2 के कारण Q1 पर विद्युत बल,
एफ Q1 पर Q2 के कारण, 2 के कारण 1 पर बल। फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन स्थिति सदिश। स्थिति सदिश क्या था? R2 माइनस R1। इसका परिमाण क्या था? R1 माइनस R2। तो मॉड में R1 माइनस R2 इतने का होल स्क्वायर। इसका सदिश स्वरूप लिखेंगे, सदिश स्वरूप या वेक्टर रूप या सदिश रूप। ये होगा F12 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन मॉड R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर का होल स्क्वायर, और इधर इसी का क्या ले लेंगे? एकांक सदिश। ये हो जाएगा। कहीं कहीं क्या होगा, इसको R21 ले लेंगे डायरेक्ट, मतलब अलग अलग ना लेके एक साथ ले लेंगे, ठीक है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आपका सही है। अब इसकी एकांक सदिश की जगह इसी प्रकार आप डिवाइड कर देंगे, तो F12 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर का होल स्क्वायर। डायरेक्ट हम किए दे रहे हैं, जैसे इसमें क्यूब लगा हुआ है तो इसका क्यूब और ये अलग हो जाएगा, ये आ गया। देखो इसमें मॉड लगा है तो ये तो पॉजिटिव साइन के ही साथ आएगा, इन दोनों में केवल परिवर्तन होगा। तो अगर इसमें हम क्या करें, माइनस कॉमन ले लें तो ये सेम हो जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अतः होता क्या है, अर्थात वेक्टर F12 बराबर माइनस के वेक्टर F21 ये होता है, या वेक्टर F12 ये इस तरफ आएगा प्लस के वेक्टर F21 इक्वल क्या हो जाएगा? 0। ये क्या आपको बता रहा है कि जो ये दोनों बल हैं वो क्या है, परिमाण में तो आपके बराबर हैं, लेकिन माइनस चिन्ह बता रहा है दोनों की दिशाएं क्या हैं, अपोजिट है। बस ये हो गया सदिश स्वरूप। काफ़ी इंटर के एग्ज़ाम के अनुसार क्या है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहें, हटे जा रहे हैं, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। अगली हेडिंग आपको दिख रही है, बहुल आवेशों के बीच बल या अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, थ्योरी आपको स्क्रीन में लिखी हुई दिख रही है। सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद थ्योरी आप लोग नोट करेंगे। देखो होता क्या है कि जब बहुत से आवेश किसी एक आवेश पर बल लगाते हैं, या जो निकाय होता है वो कई आवेशों से मिलकर बना हो, Q1 Q2 Q3 Q4 इस प्रकार मिलकर बना हो। किसी एक आवेश पर, जैसे इस पर बल निकालना है, यहाँ पे ये है, इस पर बल निकालना है, तो इसके कारण जो बल की दिशा होगी, इसको 1 ले लो, इसको 4 ले लो। तो इसकी जो दिशा होगी Q2 के कारण Q1 पर, तो ये F12, ये अभी हमने समझाया भी था आपको। इसके कारण जो दिशा होगी, ये पॉइंट है तो ये ऐसी दिशा होगी, F1 पर बल किसके कारण, 3 के कारण, तो 1 3। इसके कारण जो होगा वो इधर होगी दिशा, F1 पर बल 4 के कारण, और इसके कारण जो दिशा होगी वो इधर होगी, F15। तो बहुल आवेशों के कारण बल या अध्यारोपण का सिद्धांत। अब जो इस पर कार्य करने वाला, Q1 पर कार्य करने वाला जो बल होगा वो इन सभी आवेशों के सदिश योग के बराबर होगा। मतलब F पर Q1 पर कार्य करने वाला परिणामी बल जो होगा वो इन सभी आवेशों पर कार्य करने वाले परिणामी बलों के बराबर होगा। क्या होगा, F1 वेक्टर F12 वेक्टर F13 वेक्टर F14, ऐसे चलता रहेगा कहाँ तक, n अगर हैं तो 1n, इस प्रकार हो जाएगा। ठीक है, तो बात समझ में आई। अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार या
बहुल आवेशों के बीच बल के कारण, कि किसी एक आवेश पर कार्य करने वाला बल सभी आवेशों द्वारा उस पर लगाए गए बलों के सदिश योग के बराबर होता है। सदिश मतलब वेक्टर योग के बराबर होता है। थ्योरी आपको वहाँ से लिखनी है, ठीक है। फिर उसके बाद थ्योरी जितनी वहाँ पे दिख रहा है उतनी लिखने के बाद फिगर बनाएंगे, ठीक। फिगर बनाने के बाद लिखेंगे क्या कि माना Q1, Q2, Q3, डॉट 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 Qn आवेशों से मिलकर बना एक निकाय है। तो Q1 पर आवेशों, Q2, Q3, Q4 डॉट डॉट का मतलब बीच में भी आवेश है, डॉट 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 Q1, Qn के कारण बल क्या लग रहे हैं, वेक्टर F12, वेक्टर F13, वेक्टर F14 डॉट 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 वेक्टर F1n है। तब फिगर पहले बना लेना है, वो थ्योरी लिखने के बाद जो उधर लिखी थी। तब अध्यारोपण के सिद्धांत से ये नोट कर लेना। ये हो गया बहुल आवेशों के बीच बल या अध्यारोपण का सिद्धांत, ठीक है बच्चों। वीडियो को देखा करें तो कमेंट ज़रूर किया करें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। देखिए बच्चों, अगली हेडिंग जो आपकी है वो कह रहा है वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना। तो देखो वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना कैसे करेंगे, इधर आप कॉन्सेप्ट समझेंगे, उसके बाद थ्योरी देखेंगे और तभी नोट करेंगे, ठीक है। पहले उसको नहीं नोट करना। तो देखो समझो पहले कॉन्सेप्ट कि जो वैद्युत बल होता है E का मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स, वैद्युत बल, ये होता है 1/4πε0 के Q1 Q2/r², ये होता है। इसको अगर आप प्रोपोर्शनल टू लिखें, ये नियतांक है तो F प्रोपोर्शनल टू होता है Q1 Q2/r², ठीक। अगर बात करें गुरुत्वाकर्षण बल की, तो गुरुत्वाकर्षण बल जो Fg होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, जी का मतलब ग्रेविटेशनल, गुरुत्वाकर्षण, F का मतलब फोर्स, ये होता है कैपिटल G m1 m2/r²। कैपिटल G क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक, फर्स्ट ईयर में पढ़ाया गया होगा और 9th में भी पढ़ा होगा, और इसका मान कभी भी बदलता नहीं है। इससे अगर आप निकालेंगे Fg तो प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा m1 m2/r², ये हो जाएगा। अब देखो देख रहे हैं कि ये आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है, ये द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती है, ये भी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, ये भी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है, अर्थात दोनों ही बल एक जैसे नियमों का पालन कर रहे हैं। तो होता क्या है, वैद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल दोनों ही एक जैसे नियमों का पालन करते हैं, फिर भी इनमें कई असमानताएं होती हैं, विभिन्नताएं होती हैं। पहली क्या है कि वैद्युत बल जो होता है वो आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का हो सकता है, क्योंकि ठीक है ये आपको सबसे पहले ही बताया गया था कि वैद्युत बल जो होता है वो आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का होता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल केवल एक ही प्रकार का होता है, और वो क्या होता है, आकर्षण बल। तो इससे पता चलता है, क्योंकि इस पर ये दो प्रकार के बल हैं और ये केवल एक ही प्रकार का बल है, इससे पता चलता है आवेश दो प्रकार के होते हैं और जबकि द्रव्यमान केवल एक ही प्रकार का होता है। साइड में लिखा है, आप उसको देख के नोट कर सकते हैं थ्योरी। इसके बाद देखो सेकंड नियम क्या होता है, इसमें जो ये के है ये इसका मान बदलता रहता है। इस के का मान अलग अलग माध्यमों के लिए अलग अलग होता है। वायु निर्वात के लिए के का मान 1 होता है, बता चुके हैं। जल के लिए के का मान 81 होता है, इसका मान बदलता रहता है। लेकिन इसका जो मान है ये कभी नहीं बदलता, चाहे कैसा माध्यम हो,
ठीक है, किसी भी निर्वात में हो, जल में हो, कहीं हो, इसका मान नहीं बदलता। इससे आपको पता चलता है कि ये जो वैद्युत बल होता है वो आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। वैद्युत बल आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल द्रव्यमानों के बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता। दूसरा नियम हो गया। तीसरा नियम जो है कि जो वैद्युत बल होता है वो गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत अधिक प्रबल होता है। समझे? अगर दो इलेक्ट्रॉनों के बीच वैद्युत बल की और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना करें तो ये क्या होगा, ये बहुत अधिक प्रबल होगा। तो ये आपने पढ़ा वैद्युत बल की गुरुत्वाकर्षण बल से तुलना। 3 ये असमताएं हैं। ठीक है, देखिए अगली जो हेडिंग है उसमें कह रहा है आपसे कूलाम के नियम का महत्व। देखो कूलाम का नियम हम लोग सोचते क्या है कि कूलाम का नियम केवल आवेशित वस्तुओं के बीच कार्य करने वाले बल जो वैद्युत बल होता है इसी का ज्ञान होता है, बल्कि ऐसा नहीं है कि ये जो बल है वैद्युत बल, कूलाम का नियम जो है वो बहुत बड़ी दूरियों से लेकर बहुत छोटी दूरियों, यहाँ तक कि परमाणुवीय दूरियों, नाभिकीय दूरियों, परमाणुवीय और नाभिकीय दूरियाँ पता है बहुत छोटी छोटी होती हैं, दूरियों तक के लिए लागू होता है। इससे न केवल दो आवेशित वस्तुओं के बीच कार्य करने वाले बल का ही ज्ञान होता है, बल्कि इसके कारण जो होता है कि किसी जो परमाणु है वो इलेक्ट्रॉन और नाभिक के साथ मिलकर कैसे परमाणु बनाता है, परमाणु का रचना करता है। परमाणु किस प्रकार मिलकर अणु की रचना करते हैं वो भी इसी की सहायता से इसका ज्ञान होता है, इसी का। और अणु किस प्रकार मिलकर पदार्थ की रचना करते हैं वो सब इसी बल पर आधारित है। ठीक है, तो ये हो गया कूलाम के नियम का महत्व। वीडियो को पॉज करेंगे, साइड में लिखी थ्योरी आप लोग नोट करेंगे। इसके बाद बात आती है कूलाम के नियम की सीमाएं। तो देखो कूलाम के नियम की जो सीमाएं हैं वो निम्नलिखित शर्तों पर ही केवल लागू होता है। नंबर 1 कि जो आवेश हैं वो कैसे होने चाहिए, वो आवेश विराम में होने चाहिए। आवेश जो है वो होने चाहिए विराम में, फर्स्ट कंडीशन। दूसरा जो आवेश होना चाहिए वो बिंदु आवेश होना चाहिए। ठीक, और तीसरा जो है जो आवेशों के बीच की जो दूरी है वो 10⁻⁻15 कम से कम इतनी होनी चाहिए या इससे अधिक हो। इसी को बोलते हैं 10⁻15 मीटर को, इसको बोलते हैं नाभिकीय दूरी। ठीक है, तो ये 3 शर्तें अगर फॉलो हो रही हैं, पालन हो रहा है, तो वहाँ पे कूलाम का नियम लागू होगा। साइड में लिखी थ्योरी आप लोग नोट कर लीजिए। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है, कमेंट्स करके हमें बताएं कैसा लगा आपको वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे वो लोग भी इसका लाभ उठा सकें। ठीक है, फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। तब तक के लिए राधे राधे।